नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सीहोर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गेहूं की फसल में भीषण आग लग चुकी है। 50 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। रेहटी के जहाजपुरा गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भीषण तस्वीरें कैद हुई हैं मोबाइल कैमरे में। सीहोर की तस्वीरें देखिए, जहां 50 एकड़ भूमि पर गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। आग की लपटें आपको साफ तौर पर दिख जाएंगी, साथ ही साथ धुएं का गुबार, जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये भीषण आग इस खेत में लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया गया, 50 एकड़ में खड़े गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सहयोगी प्रदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रदीप, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? इस बारे में जानकारी क्या अभी तक सामने आ पाई है? अवंतिका, रेहटी के ये जो तराई वाला, नर्मदा के तराई वाला गांव जहाजपुरा, जो काफी इंटीरियर में है, और यहाँ पर लगभग 12 किसानों के जो खेत था, वहाँ करीब 80 एकड़ खेत है, जिसमें 50 एकड़ खेत में खड़ा जो गेहूं है वो जलकर खाक हो गया है। किसानों का कहना है कि जो विद्युत लाइन ऊपर से निकली है, जिसमें स्पार्किंग होती है, जिसकी वजह से अक्सर अग्नि दुर्घटनाएं होती है, लेकिन ये पूरी घटना काफी गंभीर थी और बहुत बड़े स्तर की आग थी। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ग्रामीणों ने खुद ही प्रयास करके इस आग पर नियंत्रण पाया और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रदीप फिलहाल जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। देखिए कितने बड़े स्तर पर खेत में भीषण आग लगी। इधर मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ऐसा कोई मौका खोना नहीं चाहती जो उसे बैठे बिठाए मिल गया हो। ऐसे में राहुल गांधी के ओबीसी वर्ग के अपमान का मुद्दा सुर्खियों में है। कोर्ट से सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार और लापरवाह हैं, कांग्रेस के लिए राहु बन चुके हैं। शिवराज यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि गांधी नेहरू परिवार से सबसे असफल नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, एक पूरी जाति को चोर बता दिया है और अब माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और न राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते? ये सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए, जबकि यह हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, इससे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, इससे लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। इससे कि अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, बहुत ही बेबाकी से राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के बायो में जरूर लिखा है डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जमीनी रणनीति इस तरह से बिगड़ रही है। साथ ही साथ बीजेपी के पास भी तमाम मौके हैं कि कांग्रेस पर, साथ ही साथ राहुल गांधी पर निशाना साध सके।
लगातार सियासी मायने भी इसके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है और साफ तौर पर जनता भी देख रही है कहां से किस तरह का वार किया जा रहा है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद और उसके बाद लोकसभा की कमेटी के द्वारा आवास खाली कराए जाने का नोटिस दिए जाने के बाद कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन अब उसी तरीके से बीजेपी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के साथ ही पूरी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए क्या देश संविधान से चलेगा या फिर राहुल गांधी की सोच या उनके विचारों के साथ चलेगा। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए अलग से कानून हो सकता है, क्योंकि कानून ने अपनी कार्रवाई की है। 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है। इसके अलावा जो लोकसभा की कमेटी है उसने आवास खाली करने का नोटिस उनको दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की क्रिया कांग्रेस की तरफ से हो रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी को इन तमाम बातों का सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्या राहुल गांधी के लिए देश में अलग से कानून है, और साथ ही जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से राहुल गांधी के बयान हैं उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाने पर लिया है और कोशिश इस बात को लेकर है कि ओबीसी विरोधी बताने के साथ ही राहुल गांधी की छवि को भी जनता के सामने पेश किया जाए। उसी अंदाज में आज मुख्यमंत्री नजर आए। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग, फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा क्या प्रतिक्रिया जनता की ओर से लेकर सामने आती है। तो मध्य प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी दलों के संभावित उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। मतदाता भी बीते कार्यकाल का हिसाब किताब लगाने में जुट चुके हैं और आखिर उनके क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आज बात होगी आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की। यहां पर वोटर्स क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव का यह वर्ष है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं और हम आगर मालवा जिले के सुसनेर में मौजूद हैं। हम यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, किस तरह के मुद्दों को देखकर जनता चुनाव में वोट करेगी। इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और करीब 2003 से यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं और यहाँ पर जो कमलनाथ की सरकार के समय यानी कि आखिरी चुनाव में निर्दलीय विधायक जरूर यहाँ पर जीते थे, लेकिन उन्होंने भी सरकार के साथ कमलनाथ सरकार को पहले सपोर्ट किया था और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो वे बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो कितने उनके द्वारा यहाँ पर विकास किए गए हैं, हम यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह के यहाँ पर विकास कार्य से कितने संतुष्ट हैं और किस तरह के कार्य हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप कि सुसनेर विधानसभा में किस तरह के कार्य हुए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? सुसनेर विधानसभा ही नहीं हूँ, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में एवं पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। हम 2003 की बात करें तो यह मध्य प्रदेश जब कोई अन्य राज्य का व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता था तो गड्ढे प्रारंभ हो जाते थे तो वह बस में बैठा बैठा ही अनुमान लगा लेता था कि मध्य प्रदेश चालू हो गया है। लेकिन आज हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जहां पहुंचने में पहले हमको 1 घंटा लगता था, वहां का सफर हम 25 मिनट 30 मिनट में तय कर लेते हैं। मैं आवास की बात करूं तो गांव-गांव में पक्के मकान हितग्राहियों को मिले हैं। एक और अभी बात करूं मैं तो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। बहुत सारा विकास इन मध्य प्रदेश में हुआ है और आने वाले समय में भी बहुत विकास इस मध्य प्रदेश में होगा। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, क्या आप भी मानते हैं कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है। जो कमलनाथ सरकार के जो 16 महीने की सरकार थी उसमें जो किसानों को मुआवजा बिना सर्वे मुआवजा दिया गया था और जो उसके बाद में जो 2.5 से 3 साल हम देख सकते हैं किसान भाई भी सब साथ में यहाँ पे हैं। उन्होंने जैसा कि बताया कि सर्वे हुआ है, विधायक जी खेतों में जा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पे 0। सुसनेर में विधायक जी के निवास के सामने ही बात करें हम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सिविल अस्पताल का दर्जा मिल गया है, वहाँ पे सुविधाओं की बात करें तो वहाँ पे सुविधाएं 0 है और
अपने मरीज वहाँ पे इलाज के लिए जाता है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टरों की सूची तो वहाँ पे लगा दी गई है, 6-7 डॉक्टर है, लेकिन इलाज के नाम पे कोई बैठता नहीं है। एक और मुद्दा बताऊंगा मैं, अस्पताल का डिजिटल एक्सरे मशीन जो विधायक निधि द्वारा कोरोना काल में मंगवाई गई थी, वहाँ आज भी फोटो जो डिजिटल एक्सरे करवाने जाते हैं तो उससे अच्छा तो फोटोकॉपी का प्रिंट अच्छा आता है। तो देखिए डिजिटल मशीन कहाँ गई, लाखों रुपए का कहाँ गया, हम बता नहीं सकते हैं इसके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं आप भी कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, क्या कह रहे हैं? विकास के नाम पे आप सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में ही देख लीजिए, तो 2 सिविल अस्पताल बन चुके हैं। इसके बाद ITI के 2 यहाँ पे ITI स्वीकृत हो चुकी है, एक नलखेड़ा एक सुसनेर। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा, हमारे सांसद जी द्वारा जो नवोदय विद्यालय है उसके सौगात हमारे पूरे आगरा जिले में सुसनेर विधानसभा में ही उपलब्ध है। इसके अलावा जल नल योजना के माध्यम से जो प्रत्येक घरों में नल के माध्यम से जल लोग उपयोग कर रहे हैं, यह अटल सागर परियोजना के माध्यम से लोगों को उपलब्ध हो रहा है, तथा किसानों को खेतों में पाइपलाइन के माध्यम से भी खेतों में भी जल की आपूर्ति की जा रही है। यह विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ये सब जो विकास किए गए इसको देखकर ही जनता वोट करेगी? क्या विकास हुए? देखिए, विकास के नाम पे तो जीरो बड़ा सन्नाटा है। अभी मेरे बड़े भाई भाजपा के नेता पवन जी शर्मा ने बताया है कि नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। पाइपलाइनें फूटी पड़ी हुई है, पूरे सुसनेर को खोद दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज नलों में प्रेशर नहीं आ रहा है। ये विकास है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर घर में सिर्फ नल लगा हुआ है और पानी नहीं आ रहा है तो विकास कैसे कह सकते हैं? अभी बात चल रही थी किसानों की। मध्य प्रदेश में सुसनेर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां का संतरा पूरे देश में मशहूर है, यहाँ का संतरा विदेश में भी जाता है, लेकिन संतरा उत्पादक किसानों के लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगर चाहते तो यहाँ पर एक फैक्ट्री लग जाती जिससे कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलता, किसानों की उन्नति होती, किसानों की उन्नति होती तो क्षेत्र का विकास होता। आप खुद देख लीजिए, आज विकास के नाम पर सुसनेर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि सुसनेर विधानसभा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है? क्या लगता है आपको? जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी योजना अगर हम गिनाने बैठेंगे तो 2-3 दिन लगेंगे। और विकास तो हुआ है, और आज से नहीं, 2003 से विकास होता आ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पार्टी विकास कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और हमारे जो लाडले सांसद जी है वो पूरे क्षेत्र की देखभाल करते हैं। तो किसानों का और बहनों का, महिलाओं का, सभी का ख्याल रखना है सरकार, और विकास हो रहा है पूरा। शिवराज जी ने तो लाडली बहना योजना के माध्यम से जो 1000 हमारी जो बहनों को मिलेगा, उनने कोई फैसिलिटी रखी, ना कोई समाज रखी, सामान्य, पिछड़ा, दलित सारे वर्गों को उनने ये दिया है। और लाडली लक्ष्मी योजना जो हमारी छोटी बच्ची रहती है उनकी देखरेख, उसके बाद किसानों की और सारे लोगों की, मतलब अगर हम ये कहें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजना है वो सब शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजना है, अभी जगन्नाथपुरी लगाए थे, पूरे यहाँ से लगाए थे, 29 को फिर जा रही है। तो बुजुर्गों का भी सम्मान कर रही है, बच्चों का सम्मान कर रही है, बच्चों। और चलिए सीधे अब आपको दिल्ली लिए चलेंगे। न्यूज 18 नेटवर्क का राइजिंग इंडिया खास कार्यक्रम लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चर्चा लगातार कर रहे हैं। पिछड़े लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो, इसके दायित्व हमने लिया है, उसकी इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी बनाई, उसमें माइनॉरिटी उसमें कन्वर्ट होंगे। जो अनमोली था उसको सेटरेट किया गया है। और इसके कारण आज देखिएगा कर्नाटक की सामाजिक जीवन में बोम्माई सरकार की, बीजेपी सरकार की इस निर्णय का एक आधा व्यक्ति और अनुष्ठान को छोड़ के सर्व समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। सब प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, थोड़ा छुप छुप के कांग्रेस कर रही है कि इसको हमारी विरोध है। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि आपका ये कहना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, उसका कर्नाटक में वो फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन और कर्नाटक के चुनाव की नतीजा 13 मई को आ ही जाएगा। इससे पहले तो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था भारत जोड़ो की समय में। उस समय में गुजरात की चुनाव हुआ, उस समय में उसके बाद पोस्ट भारत जोड़ो
नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ, सीपीएम और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े त्रिपुरा में। इसकी नतीजा हम सबके सामने है। कुछ लोगों के मन में ये एक धारणा है हमारा लिए एक अलग आईपीसी बने, हमारा लिए एक अलग कानून व्यवस्था हो। ये मेरे अभिमत नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है। उस पार्टी के जिम्मेवार नेता कहते हैं उस खानदान के ऊपर कैसे केस हो सकता है। आप भारत की आईपीसी को चैलेंज करोगे, उसमें आप गुनहगार साबित होगे, जुडिशियल प्रोसेस में आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो आप एंटाइटलमेंट के आधार पे आपकी खानदानी अधिकार जताओगे। देश में तो डेमोक्रेसी आ चुका है। लेकिन ये एंटी ओबीसी का जो आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी ओबीसी हैं, एक पूरा कैंपेन चलेगा पूरा देश भर में, तो अगर इफ यू फील दैट राहुल गांधी हैज नो इम्पैक्ट देन व्हाई दिस कैंपेन? नो, विषय उन्होंने ओबीसी समाज को गाली दिया था, एक वर्ग का नाम लेके कहा था, अपशब्द लगाया था जो भारत की कानूनी व्यवस्था में गुनाह है। इसी के कारण उनके ऊपर केस हुआ। ओबीसी समाज को उन्होंने गाली दिया था। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट की सामने माफी मांगना पड़ा उनको। इस बार भी जो असेसमेंट, जो खबरें आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोर्ट उनको कहने वाला था कि आप माफी मांग के यहां से निकल सकते हो, लेकिन जो एरोगेंसी है, जो अहंकार है, हम कैसे माफी मांगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक जाति को गाली दोगे, और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो। हम ये ना भूले 2013 की एआईसीसी की कॉन्फ्रेंस के समय में मणिशंकर आयर जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। तब मोदी जी को लीडर करके घोषित किया, इनकी नेतृत्व में हम लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की रिएक्शन क्या था? ये आए, हमारे वहां चाय बेचे, हम उनको स्टॉल बनाने के लिए स्थान दे देंगे। ये फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। आप भारत की, आपके खानदान के अलावा अब जिस कानून पे ये फंसे हैं, उन्हीं की पार्टी जब 2014 तक दायित्व में था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, मनमोहन सिंह जी की विदेश दौरा था, उन्हीं की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, कैबिनेट में उसको अप्रूव भी किया था। उस ऑर्डिनेंस को युवराज साहब ने नॉनसेंस कह के फाड़ा था, आप लोगों के सामने फाड़ा था। अभी कपिल सिब्बल जी इसके ऊपर लेख भी लिखे हैं कि देखो, समय कुछ नहीं छोड़ता है किसी को। आपकी जो माइंडसेट है, देश में सभी के लिए सभी अधिकार समान है, कानून सबके लिए समान रहेगा, यह भारत के सब नागरिकों को मंजूर है, उनके खानदान को मंजूर नहीं है, उनकी चापलूसकारों को मंजूर नहीं है, उनकी गुमास्ताओं को मंजूर नहीं है। चलिए अब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हैं। वो तो सारे सवाल थे कर्नाटका इंचार्ज से। आपने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी टॉट द करेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द NEP. It's been 3 years now, 2.5 years. How much of that has been implemented? And how much pressure are you facing from your own ideologues who are saying that there has been a delay in projecting this corrected version of history? मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था, और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने इसको नहीं कहा था, ना आज भी कहूंगा। हम बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। मैं आपको, आप बिहार से आते हो, आप जिस जिले से आते हो, उस जिले से, जिस जोन से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, बाबू वीर कुंवर सिंह। आप जानते हैं उनको? जी। क्या देश जानते हैं उनको? कर्नाटक में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था।
हमारे खास कार्यक्रम लगातार जारी है, इसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।